नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस समय भी इस लेक्चर को देख रहे हो, आप सबको हमारा नमस्कार। हाँ बच्चों, हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप जहाँ पे भी हैं, आप जिस भी स्टेट में हैं, आप जिस अवस्था में हैं, आप को ये सोच के रखना है कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। आप की कंडीशन कुछ भी हो सकती है, पर अगर आपने ये सोच रखा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो आपको अपने काम पे, अपने नॉलेज के एक्सपेंशन पे काम करना पड़ेगा। और अगर आपका विजन और आपका फोकस क्लियर है, तो इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत बधाई कि आप कुछ अच्छा अपने जीवन में करना चाहते हैं। आप इस सीरीज में हमको एक महाभारत का एक इंसिडेंट जो है बहुत मुझे मोटिवेट करता है। हम देखते हैं कि महाभारत में कुछ एक जो है पात्र ऐसे हैं जिनका जीवन जो है उस महाभारत के एपिसोड से अलग हटके है, लेकिन उन्होंने महाभारत में अपनी एक जगह बना ली। ऐसे ही एक किरदार हैं जो कि हमको बहुत मोटिवेट करते हैं। वो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक पात्र है एकलव्य, जिसके पास ना तो एक प्रभावशाली बैकग्राउंड है, ना उसके पास वो रिसोर्सेज है जिसके द्वारा वो नॉलेज या ज्ञान अर्जित कर सके, लेकिन वो जो है उसके अंदर एक दिली इच्छा होती है कि उसे जो है नॉलेज हासिल करना है। उस सीरीज में उसके सामने जो भी परिस्थिति थी, उसमें उसने ये आइडेंटिफाई किया कि सबसे बेस्ट टीचर इस समय कौन है। तो उस समय आचार्य द्रोणाचार्य बहुत ही फेमस, क्योंकि वो राजकुमार को शिक्षा दे रहे थे। उसने उनको पता किया, जैसे कि आज के समय में ये माना जाता है कि IITs आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन वेयर वी कैन गेन बेस्ट ऑफ द नॉलेज। तो उस समय द्रोणाचार्य जो थे वो सबसे, जो बोलते हैं कि बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड अध्यापक थे, टीचर थे, गुरु थे। तो उसने उनको उनका जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसने उसके लिए जो भी प्रयास किया उसमें वो बहुत हद तक जो है सफल रहा। और उसने अपने अभ्यास और फोकस से वो सब चीज जो है, जो कि उसके विद्यार्थी हासिल कर रहे थे, वो उसने अपने अभ्यास से उन सब चीजों को हासिल कर लिया। अब देखिए कि उसने अपने ज्ञान को तो हासिल कर लिया, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा जो उसके अंदर जो सोच डेवलप हुई कि जो अपना एक देने का जो नजरिया है, हम क्या दे सकते हैं, उसने अपने जीवन में अनुभव किया कि मुझे पाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा, ये नहीं होना चाहिए। हमसे अगर कोई कुछ मांगता है और अगर हमारे पास है,
तो वो फ्री फ्लोइंग स्टेट में ट्रांसफर होना चाहिए। तो उसको एक सिचुएशन से गुजरना पड़ा जिसमें आचार्य ने उससे उसकी धनुर्विद्या का जो सोर्स था, बोलते हैं कि राइट हैंड थंब जो है वो आर्चरी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उन्होंने उसके उस थंब को मांग लिया, लेकिन उसके अंदर जो ज्ञान था, उस ज्ञान का जो निचोड़ था कि हमारी कंट्री, हमारे गुरु जिनसे मैंने सीखा है, हमारे माता पिता, हमारी कंट्री मतलब हमारे कंट्री के लोग अगर कुछ मांगते हैं तो हमको निसंकोच अपना कुछ भी फायदा ना सोचते हुए उसको हमें दे देना चाहिए। उस एक घटना ने एकलव्य को पूरे भारत में जब तक ये धरती रहेगी तब तक उसने अपने आप को एज ए हीरो रिप्रेजेंट कर दिया और एक ऐसा जो है सेट किया जो है जिसके कारण आज हम उसकी बात कर रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं। तो बच्चों मेरे ये जो कहना है, ये कहने का मतलब यही है कि आप जिस भी कंडीशन में हैं वहां से आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए। आप जरूर सफल होंगे और उस सफलता में जो है आपकी ये जो माइंडसेट है ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो अगर आपका माइंडसेट सक्सेस पाने के लिए है तो आप उस माइंडसेट को जो है बहुत मेंटेन करके रखना है और उस माइंडसेट के द्वारा जो है आपको नॉलेज को जो है गेन करते जाना है। वो नॉलेज कहां से मिल रहा है? बुक से मिल रहा है, यूट्यूब से मिल रहा है, आपके अड़ोस पड़ोस के टीचर से मिल रहा है, उसको आप गेन करिए और आप अपनी लाइफ में जो है सक्सेस जो है हासिल करिए। उस सक्सेस का जो है हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उसको हासिल करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं करिए। तो बच्चों आगे आपका समय ज्यादा न लेते हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 जो हम इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें कॉन्सेप्ट जो फोर्स का है, फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है हम इसको समझेंगे। सेकेंड इसमें समझेंगे जो हमारा क्लासिफिकेशन है, फोर्स का जो क्लासिफिकेशन है इसको हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या है, जो बेसिक्स होता है वो किसी भी मतलब एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स जो नींव होती है ना, वो ही अगर मजबूत हो गई तो आप उस पे कितनी भी ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो हमारा ये जो नॉलेज है ये एज ए जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स जो नींव है हमारी उसकी तरह है। तो हमको इसको मिस नहीं करना है, हमको इसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है अपने माइंड में फीड कर लेना है। थर्ड जो है हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो हमारे फंडामेंटल फोर्स होते हैं, जो फंडामेंटल हमारे फोर्स हैं उसको हम जो है इसमें समझेंगे, क्योंकि और फोर्थ हम इसमें जो समझेंगे वो हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जो है 4 कॉन्सेप्ट में 4 चीजों को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। अब एक्चुअली क्या है कि आप जब फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो आप जब जेई की बात करते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना होता है। फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाते हैं हम, उसमें हम डिफरेंट टाइप के फोर्सेस को जो है हम इस पे जो है एनालाइज करते हैं और उसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पर अगर आपको ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये अगर आपको अच्छे से नहीं आता है, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से नहीं आता है तो आपको जो है क्वेश्चंस करने में दिक्कत
जाएगी। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपको आता है तो ये आपके लिए जो है बहुत जरूरी है। अब जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें जो है जब हम बात करते हैं फोर्सेस की तो आपको पता है कि आपको पढ़ना क्या है, काइनेमेटिक्स, और दूसरा पढ़ना होता है डायनेमिक्स। तो हम जब काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें काइनेमेटिक्स में हम जो है क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा जो क्वेश्चंस होता है, मान लीजिए इस क्वेश्चंस को में हमको ये पूछा गया, हमको कोई क्वेश्चन दे दिया गया a इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर, ये हमको क्वेश्चन दिया गया। तो हम इसमें क्या करते हैं, a इक्वल टू हम क्या रख देते हैं v इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, और क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। तो हम इसमें जो हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसमें हमको इससे मतलब नहीं होता है कि इसमें फोर्सेस के कॉजेस क्या हैं, हमको फोर्सेस के कॉजेस से लेना देना नहीं होता है। हम सिंपल सा जो है उस जो क्वेश्चंस है उसको जो है विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब हम जो है डायनेमिक्स की बात करते हैं तो हमको ये भी पता करना पड़ता होता है कॉज ऑफ मोशन, हमको कॉज ऑफ मोशन भी पता करना होता है। तो जो डायनेमिक्स होती है, डायनेमिक्स हमें क्या बताती है कि स्टडी अबाउट मोशन कंसीडरिंग वेरियस फोर्सेस and energies involved in the motion। तो जो हमारा जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स जो है जो हम पढ़ते हैं उसमें हम जो है कॉज ऑफ मोशन को ही पढ़ते हैं, और उसमें कौन कौन सी फोर्सेस और एनर्जी इन्वॉल्व है उसको भी हम जो है पढ़ते हैं। तो यहां से हमारी धीरे धीरे जो है हमारे जो फोर्थ चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो यहां से होना शुरू हो जाती है। तो हम यहां से ये देखते हैं कि जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ना चाहते हैं फोर्स, वो यहां से हमारा जो है शुरू होता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो फोर्स होता है, जो हमारे फोर्सेस होते हैं, जो हमारे फोर्सेस होते हैं उन फोर्सेस के बारे में हमने अभी तक जो है 9th और 8th 7th 6th 7th 8th तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हमको समझते हुए आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे जो कॉन्सेप्ट हैं वहां तक हमको पहुंचना है। तो हमने जो 6 7 8 तक जो हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है कि इट इज ए पुश और पुल। हमने क्या पढ़ा है जो 6 7 8 में पढ़ा है कि इट इज ए पुश और पुल, हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं या हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड फोर्स। ये अभी तक हमने जो है पढ़ा हुआ है। तो हमारा जो डिफिनीशन है फोर्स का डिफिनीशन क्या है कि इट इज पुश और पुल, यह अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। अब जो हमारी जो करंट हम अब जो लेटेस्ट डिफिनीशन पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन
टू बॉडीज। हमारा जो अभी का जो डिफिनीशन है, इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि आप फ्लोर पे जब खड़े हैं, जब आप फ्लोर पे खड़े हैं तो आप अर्थ के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड ए फोर्स। तो फोर्स क्या करता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? तो पहले हम ये जानते हैं कि जो बॉडी है उसका स्टेट और रेस्ट, हम क्या समझते हैं कि समझते थे कि पहले जो बॉडी थी, बॉडी की जो रेस्ट स्टेट थी, रेस्ट स्टेट जो थी, ये हमारी बॉडी की क्या थी, नेचुरल स्टेट, ऐसा हम मानते थे। लेकिन अपने एक साइंटिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो। गैलीलियो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक जो है स्लोप बनाया। स्लोप उन्होंने काहे का बनाया, उन्होंने आइस का स्लोप बनाया और इन्होंने एक बॉल को यहां से ड्रॉप कर दिया। तो जब बॉल को ड्रॉप किया तो वो बॉल जो है मोशन में आ गई और वो मोशन करती रही। तो ये पता चला कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। तो अब ये पता चला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। तो ये जो है रेस्ट और मोशन इज द नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी। तो अब ये माना जाने लगा कि जो हमारा जो रेस्ट या मोशन है, ये जो है हमारे बोथ आर नेचुरल स्टेट है। अब जो फोर्सेस है, फोर्स क्या करता है, अब फोर्स के बारे में ये बोलते हैं कि व्हाट कैन डू फोर्स क्या कर सकता है। तो फोर्स, एक कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको जो है वो रोक सकता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूवमेंट में ला सकता है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोक सकता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, और अगर कोई बॉडी का शेप जो है उसके शेप में चेंज कर सकता है, और अगर उसका साइज जो है उसके साइज को भी जो है डिफॉर्म कर सकता है। तो अब हम जो इफेक्ट्स है, फोर्स का जो इफेक्ट्स है, फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अब हम इसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, इट चेंजेस, इसके इफेक्ट्स क्या है, इट चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट मतलब रेस्ट और मोशन, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहां पे ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है, इट कैन चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट और रेस्ट और मोशन। सेकेंड, इसका जो इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, इट कैन एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट द बॉडी। ये बॉडी को एक्सेलरेट भी कर सकती है और उसको डी एक्सेलरेट भी कर सकती है। थर्ड, इसका इफेक्ट क्या होता है, इट कैन चेंज द शेप
एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो हमारे जो इफेक्ट है, हमने फोर्स के इफेक्ट, हमने फोर्स की डिफिनेशन पढ़ ली। इट इज ए पुश और पुल। अर्लियर क्लासेस में हमने अभी पढ़ लिया कि इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, जो अपनी करंट डिफिनेशन है। फोर्स की डिफिनेशन क्लियर हो गई, फोर्स के इफेक्ट हमने पढ़ लिया। इट इज ए चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट, नंबर वन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, इट कैन एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट द बॉडी। थर्ड हमने क्या पढ़ा, इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने डिफिनेशन पढ़ ली, इफेक्ट पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस। तो अब हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट से आपको यह पता चल जाएगा कि फोर्सेस जो है को कितनी कैटेगरी में हम जो है, कितनी कैटेगरी में जो है हम फोर्सेस को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि आपको फोर्सेस के बारे में क्लैरिटी हो। और अगर आपको फोर्सेस के बारे में क्लैरिटी है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। और अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया और उन फोर्सेस को सही तरीके से एनालाइज कर लिया, तो आप रिजल्ट तक जो है बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हमारा पूरा जो फोकस है, हमारा पूरा फोकस क्या है कि उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को करते वक्त आपको किसी तरीके की जो है दिक्कत ना आए। तो हम अब पढ़ते हैं जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। हम अब पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में हम जो है कई तरीके से जो है फोर्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें से पहला जो क्लासिफिकेशन है, पहला जो क्लासिफिकेशन है फोर्स का, वो क्या है कि फोर्स को हम आइदर अपन किस पे डिवाइड कर सकते हैं, या तो पुश फोर्स या फिर पुल फोर्स। पहला क्लासिफिकेशन अपना जो है ये हो गया कि हम या तो फोर्स को पुश फोर्स मानते हैं या फिर पुल फोर्स मानते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो पुश फोर्स है, पुश फोर्स और पुल फोर्स किसे कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो ग्रेविटेशन है, ये हमारा क्या है, पुल फोर्स है। जो हमारा जो स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग का जो फोर्स है वो क्या है, पुल फोर्स है। जो जैसे कि हम स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हैं, स्प्रिंग प्रेस कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, पुश फोर्स है। जैसे कि आप देखिएगा कि कोई भी चीज है, उसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो वो नीचे की तरफ जो है अपने आप जो है चली जाती है। अगर कोई चीज को मैंने, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाया और वहां से हमने इसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो ये नीचे की तरफ चली जाती है। तो ये क्या है, हमारा पुल फोर्स है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने अगर बाहर की तरफ खींचा है तो वो क्या करेगी, अंदर की तरफ जो है खिंच जाएगी। तो ये क्या है,
अंदर की तरफ जो है ये पुल फोर्स है। लेकिन अगर हम स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हैं तो ये जो है क्या करेगा, बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा। तो स्प्रिंग का प्रेस करना क्या है, अपना पुश फोर्स है। और अगर हम जो है बॉयंसी फोर्स की बात करें, बॉयंसी फोर्स की बात करें, जैसे कि हम किसी बॉल को पानी में डुबो दें तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो ये क्या है, पुश फोर्स है। हम जमीन पे खड़े हैं, स्टैंड ऑन फ्लोर, हम किसी जमीन पे खड़े हैं तो ये क्या फोर्स है, ये जो है पुश फोर्स है, क्योंकि हम जमीन को प्रेस कर रहे हैं, जमीन हमको ऊपर की तरफ प्रेस कर रही है। तो हमारा ये क्या है, पुश फोर्स है। जो हमारा जो सेकेंड कैटेगरी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है उसको हमने डिवाइड किया है फोर्स को कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। अब जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं इसमें हम क्या समझते हैं कि जो फोर्सेस है इसको हमने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या है, हमारा कांटेक्ट फोर्स है। जो हमारा जो बॉयंसी फोर्स है ये हमारा जो है कांटेक्ट फोर्स है। जो हमारा हैंडशेक है ये हमारा क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो इसमें क्या है, जब हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात करते हैं और जब कांटेक्ट की फोर्स की बात करते हैं तो इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट काम करता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, जब हम नॉन कंडक्टिव फोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड आता है, जैसे हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स है, या उसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके के यहां पे हमने जब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आते हैं तो यहां पर हमारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड जो है इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन हम यहां पे फ्रिक्शनल फील्ड नहीं बोल सकते हैं, बॉयंसी फील्ड नहीं बोल सकते हैं। और ये जो कांटेक्ट फोर्स है, हैंडशेक है, इसको हम इस तरीके से फील्ड के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो दो कैटेगरी हो गया, जो हमारी जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी हमारी क्या है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्सेस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक होता है अपना कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा होता है अपना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हम किसको रखते हैं, जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको हम जो है कंजर्वेटिव में फोर्स रखें, कंजर्वेटिव फोर्स में रखेंगे। इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसको हम इसमें रखेंगे। हम जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको इसमें रखेंगे। और जब नॉन कंजर्वेटिव की बात करेंगे तो इसमें हम जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम जो है नॉन कंजर्वेटिव में रखेंगे। अब हमको ये समझ में आना चाहिए कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव होता क्या है। तो इसको बेसिक डिफिनेशन ये होता है कि इसमें जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसमें जो वर्क डन होता है इज पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसमें जो वर्क डन होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और इसमें जो है वर्क डन जो होता है ये होता है इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। अब क्या होता है कि जैसे कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो
ये जो है, ये जो फोर्स है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर हमने इस बॉल को, इस कोई ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दिया, वो नीचे की तरफ चला गया, तो हमारा इनिशियल स्टेट यहां था, ऊपर हमने ले गए, ऊपर से हमने छोड़ा, वापस यहां आ गया, तो हमारा जो है, जो वर्क डन है वो क्या है, पाथ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको कैसे भी ले जाए, ऐसे ले जाए, ऐसे ले जाए, पर अगर उसी स्टेट पे आ गया तो हमारा वर्क डन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो हमारा दो चार्जेस रखे हुए हैं, उसको कहीं से भी घुमा के ले जाओ, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब पहुंचता है तो उसका जो वर्क डन है वो जो है, इसमें क्या है, राउंड ट्रिप का जो वर्क होता है, ये जो है राउंड ट्रिप का वर्क 0 होता है। राउंड ट्रिप का वर्क जो है 0 होता है। पर इस केस में मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक रफ सरफेस हमने ले लिया, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम बी तक लेके गए, और इसको मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है, उसको ए से बी तक लेके गए, फिर बी से ए तक लेके आए, तो हम इसमें ए को बी पे लेके गए और बी पे छोड़ दिया, तो ये ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं रुकी रहती है। हमको इसको वापस बी से ए तक लाने के लिए हमको वापस काम करना पड़ता है। तो इसमें राउंड ट्रिप का वर्क 0 नहीं होगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे लेके गए और वहां छोड़ दिया, तो वापस उसी स्टेज में आ जाता है। तो हमको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस जो है हमको पता होना चाहिए। आप देखेंगे कि इसमें कोई भी पार्ट है नॉन कंजर्वेटिव में, उसको हम यहां से यहां ले जाएं, ऐसे ले जाएं या ऐसे ले जाएं, तो हर पाथ पे जो है, जो किया जाने वाला वर्क है वो जो है अलग अलग होगा। अब यहां से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स समझ लिया। फोर्स को हमने 3 क्लासिफिकेशन में रखा, पुश फोर्स, पुल फोर्स, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अब इसके आगे जो हमारा जो करंट जो चैप्टर है, वो हमारा जो है उसकी जो है स्टार्टिंग अब होने वाली है। जो हमारा जो करंट चैप्टर है उसकी अब शुरुआत होने वाली है। इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि जैसे कि वेट ऑफ बॉडी है, तो ये क्या है, वेट ऑफ बॉडी क्या है, एक फोर्स है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लोर पे रख रहे हैं तो वहां नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है, ये क्या है, फोर्स है। अगर हम जमीन पे चल रहे हैं तो एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, ये क्या है, फोर्स है। अगर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं तो उनके बीच में क्या लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है, फोर्स है। कोई मूविंग चार्ज है, वो अगर एक इलेक्ट्रिक वायर के पास में रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड आल्सो ए फोर्स। अगर कोई लाइट जो है किसी सरफेस के ऊपर ड्रॉप हो रही है, लाइट अगर किसी सरफेस के ऊपर ड्रॉप हो रही है तो वो भी क्या है, एक फोर्स है। तो बॉयंसी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक फोर्स है। अगर लिक्विड प्रेशर की बात करें दैट इज आल्सो कॉल्ड ए फोर्स। और हम इन जितने भी तरीके की फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इन फोर्सेस को हम जो है 4 कैटेगरी में, इन फोर्सेस को हम 4 कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली कैटेगरी अपनी क्या हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड अपनी जो कैटेगरी हो गई इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो हमारी जो थर्ड कैटेगरी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है वो क्या है अपनी, वीक न्यूक्लियर फोर्स।
तो हम इसको वन बाय वन समझते हैं कि अगर हम देखें कि जो हमारे मैक्सिमम जो फोर्स है वो हमारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैटेगरी में आते हैं। अब देखेंगे कि जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो जो हमारे बॉडी का वेट है, ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब जो हमारा मेजर पोर्शन है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑल कॉन्टेक्ट फोर्सेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसका जो है सबसे ज्यादा पोर्शन जो है लाइफ में हमारे, इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हम हैंडशेक कर रहे हैं ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। स्प्रिंग का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जो चार्ज पार्टिकल है इनका जो फोर्स है, चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब हम जो है इन दोनों फोर्सेस के बारे में तो समझ गए। जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अब मान लीजिए कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियर, ये जो फोर्सेस है जो न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, ये जो है जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्सेस है वो क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है। जो हमारा जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है हमारा, इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा इमिशन। ये जो है हमारा क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हो गया। तो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को तो क्लास 12th में पढ़ेंगे और इसको भी हम क्लास 12th में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पर मैक्सिमम पोर्शन हमारा जो है फोर्सेस का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका जो है अपना मैक्सिमम जो है कंट्रीब्यूशन होता है। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्सेस लग रहे हैं, मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है अपना जो है न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हमको इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आप ऐसे समझिए कि अगर ये जो है 1 है इसका प्रोपोर्शन, तो जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसका प्रोपोर्शन 10⁻36 टाइम्स होता है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है इसका प्रोपोर्शन 100 टाइम्स इससे ज्यादा होता है, 10⁻38 होता है। तो हमारा जो प्रोपोर्शन रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है, लेकिन जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को स्टेबल रखने के लिए ये जो फोर्स है इट इज सफिशिएंट। जैसे कि आप मून जो है सन के जो है अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो देयर इज एक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, पर ये फोर्स इतना मिनिमम होता है, पर ये जो यूनिवर्स है, जो वर्ल्ड है, इसको जो है स्टेबल रखने के लिए इतना ही फोर्स सफिशिएंट होता है। तो हमने यहां तक पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस को पढ़ेंगे और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने आज सारे जो कॉन्सेप्ट थे फोर्सेस के वो आपने समझ लिया, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे फोर्सेस के क्लासिफिकेशन समझ लिया, फोर्सेस के इफेक्ट आपने समझ लिया, फोर्सेस के टाइप्स आपने समझ लिया। अब हम जो हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, जिसको हम नेक्स्ट जो है पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। तो बच्चों, आप जो है
कंटिन्यू करिए, पढ़ते रहिए और अपने गोल को अचीव करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।